So, we were discussing the theoretical side of the financial analysis, and our next topic is accounting policies. In the previous lecture, we have studied accounting principles that are basically the standards to follow when management is preparing the financial statements. These accounting policies are called specific principles or rules or procedures to implement when preparing the financial statements. Basically, these rules can be changed. रूल्स आर नॉट द स्टैंडर्ड्स बेसिकली आर बेंचमार्क, इसको हमने फॉलो करना होता है। लेकिन जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल रूल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देयर इज़ अ डुअल एंट्री सिस्टम, देयर इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सो हम उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे कि किन के अकॉर्डिंग हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, दे आर देयर, उनके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। लेकिन जो रूल्स हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे मेथड्स होते हैं, जो हमारा डिस्क्लोजर होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, वो चेंज हो सकती है। हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं और किस तरह से होंगे भी हम वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट जो है वो प्रेजेंटेशन जो है प्रोसीजर यूज़ कर सकती हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके जो है वो कैलकुलेशंस कर सकती हैं, मेजरमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, दे शुड बी कन्फॉर्म टू द गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। जो भी रूल्स हो इनके अकॉर्डिंग हो तो कोई मसला नहीं है। और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमें पहले भी पता है। ठीक है, अब उसने कहा है कि हम अगर डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट रूल्स को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो उसका हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द फर्स्ट इम्पैक्ट इज़ ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यू नो दैट कि हम जो है वो इन्वेंट्री कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लाइफो भी यूज़ कर सकते हैं और फाइफो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फाइफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लाइफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हम इन्वेंट्री सबसे पहले लेकर आए हैं हम उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे और सेल करेंगे। और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो हमने करंटली, जो अभी अभी जो फ्रेशली लेकर आए हैं, हम जो एंड पर लेकर आए हैं, हम उसको हम पहले यूज़ करेंगे और उसको सेल करेंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है उस पर आ जाता है डिफरेंस। अगर तो ओवर द टाइम आपकी इन्वेंट्री की प्राइसेस में राइज एंड फॉल आ रहा हो, फ्लक्चुएशंस आ रही हो। ठीक है, यहाँ पर उसने एक एग्जांपल भी यूज़ की है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना चाह रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो जो उसने अपनी इन्वेंट्री लेकर आई तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ उसको वो इन्वेंट्री मिली है $10 की। ठीक है, उसके बाद जब उसने सेकेंड टाइम पे अपनी जो है इन्वेंट्री को ऑर्डर किया तो वो इन्वेंट्री हो गई थी $12 पर यूनिट। ठीक है, अब दोनों ऑर्डर्स में पहले जो हमने इन्वेंट्री मंगवाई जिसको हम कहेंगे फर्स्ट इन, उसकी थी $10 कॉस्ट, और जो हमने बाद में मंगवाई वो कितनी है, $12। उसके बाद वो कहता है कि द कंपनी एंड्स अप परचेजिंग अ टोटल ऑफ 10 यूनिट्स। हमने टोटल कितनी यूनिट्स परचेज की हैं, 10 यूनिट्स एट $10 और 10 ही हमने एट $12 परचेज किए थे। ठीक है, तो जो है हमारी सेल्स वो कितने की हैं, 15 यूनिट्स की सेल्स हुई हैं। ठीक है, टोटल जो हमने इन्वेंट्री मंगवाई थी मैं आपको बताती हूँ, जो डॉलर 10 पर है वो हमने कितने यूनिट्स मंगवाए हैं, 10। उसी तरह से $12 पर कितने यूनिट्स मंगवाए हैं हमने, 10। लेकिन हमने सेल कितने किए हैं, 15। अगर तो हम लाइफो को यूज़ करें, लास्ट इन फर्स्ट आउट को, तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले ये वाले यूनिट सेल किए होंगे, यानी कि 10 यूनिट्स हमने सेल किए हैं एट $12 प्लस जो बाकी के रिमेनिंग 5 हमने यूनिट सेल किए हैं वो कितने पे किए होंगे, 10 पर किए होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी $170। ठीक है, ये किस में है, लाइफो के केस में। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि लाइफो पर हमारी कॉस्ट आ रही है 170। लेकिन अगर हम जो है वो फाइफो मेथड को यूज़ करें, यहाँ पर मैं भी आपको बताती हूँ, अगर हम फाइफो मेथड को यूज़ करें उस केस में जो हमने इन्वेंट्री पहले लेकर आए थे वो पहले सेल होगी। यानी कि जो हमने 10 यूनिट सेल करने हैं वो किसके किए हैं, $10 पर, प्लस जो बाकी के रिमेनिंग 5 हैं वो किस पे किए हैं, 12 पे। तो उस केस में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी आपको, $160।
ठीक है, यानी कि फाइफो पे कॉस्ट आ रही है हमारे पास $160। तो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ $10 जो कि हम अटेन कर सकते हैं कि अगर हम फाइफो मेथड को यूज़ करें। बात समझ आई? इन्वेंट्री मेजरमेंट सेम है, लेकिन मेथड्स पॉलिसीज़ डिफरेंट होने की वजह से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं $10 का। अब कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे जैसे उनको ज़रूरत होती है, जैसे जैसे प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो कभी लाइफो को यूज़ कर लेती हैं, कभी फाइफो को, और कभी कभी एवरेज मेथड को भी यूज़ कर लेती हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का एसेट वैल्यूएशन के ऊपर। एसेट वैल्यूएशन में भी इसका जो है वो बहुत इम्पैक्ट होता है कि हमने उनको ओरिजिनल प्राइस पर नहीं लिखना होता, बल्कि हम उसको उसके कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं। ये तो हमारी जो है वो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है ना, कि हमने अपने सारे एसेट को उनकी कॉस्ट प्राइस पर लिखना होता है। अब एक एसेट मैंने आज से 10 साल पहले 10,000 का खरीदा था, तो क्या अब उसकी वही प्राइस होगी? कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ओरिजिनल प्राइस जो होती है वो होती है डिफरेंट। हमें नहीं पता होता कि ओरिजिनली अब वो एसेट कितने का पड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही मेंशन करना होता है। ठीक है, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा इम्पैक्ट है हमारा यूज़ ऑफ डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स का। डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, आपने ये पढ़े हुए हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली जो है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं और वो उसको यूज़ करने की वजह से वो ख़राब हो सकता है, पड़ा रहने की वजह से पुराना हो सकता है, तोड़ फोड़ हो सकती है, उस वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ पता है कि डेप्रिसिएशन आर एस्टीमेट्स। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, और हमारी कंपनी जब चाहे अपने इन एस्टिमेट्स को चेंज कर सकती है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जिसको कि हमने लेस करना होता है अपने जो है वो इनकम्स में से भी और अपने एसेट्स में से भी, ताकि हम जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल पीछे ये है कि हमने जो एसेट यूज़ किया है उसको जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। उसको यूज़ करके हमने रेवेन्यूज़ जनरेट कर लिए, वो हमारे इंक्रीज़ हो गए और एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड हम जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ही वैल्यू हर साल हम डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैंने लैपटॉप परचेज़ किया है, उसकी 10 साल की जो है वो यूज़फुल लाइफ थी, और उसकी जो टोटल प्राइस है वो 1 लाख की थी। ठीक है, इसका मतलब ये है उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स है, तो मैं हर साल कितना डिडक्ट करूँगी, 10,000। ठीक है, तो जो 10,000 है ये मेरा हर साल डिडक्ट होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही अमाउंट हम हर साल अगले 10 सालों तक डिडक्ट करते रहेंगे। ठीक है, इस मेथड का उसने फॉर्मूला भी आपको बताया है। फॉर्मूला है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट में से हम सैल्वेज वैल्यू को लेस कर देते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूज़फुल लाइफ, जिसको हम एस्टिमेटेड ईयर्स भी कहते हैं, उनके साथ डिवाइड कर देते हैं। अब ओरिजिनल कॉस्ट का तो हमें पता है जिस प्राइस पर हमने उसको परचेज़ किया था। ये जो सैल्वेज वैल्यू है, ये हमारी वो वैल्यू होती है कि अगर जिस टाइम पर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर उस टाइम पर हम अपने एसेट को सेल कर दें तो उसकी क्या प्राइस बनेगी। मतलब हम जब उसको यूज़ कर लेते हैं, जब हमारे वो किसी काम का नहीं रहता, अब हमने उसको जाकर सेल कर देना है। ठीक है, तो हमें जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट रिसीव होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी सैल्वेज वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके एस्टिमेटेड शेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि ये जो सैल्वेज वैल्यू है और ये जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये दोनों एस्टिमेट्स हैं। ये हमें कंफर्म नहीं होता कि एक्चुअल में इतने हैं या फिर इतने नहीं है। उसके बाद उसने आपको कुछ एग्जांपल दी है। एग्जाम्पल में वो कहता है कि एक फर्म ने एक मशीन परचेज़ की 1 लाख की, उसकी 5 साल की यूज़फुल लाइफ है, और एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट हैज़ ज़ीरो सैल्वेज वैल्यू। यानी कि जो हमारी ये सैल्वेज वैल्यू है, हमने उसको जब सेल किया तो हमें उससे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने डेप्रिसिएशन यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर दी है इसी वैल्यू के थ्रू। 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया है, 1 लाख माइनस 0 डिवाइड बाई 5, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है। उसके साथ हमारा कंसर्न ही, हमने कैलकुलेशंस नहीं करनी, हमने जो है वो करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो डिफरेंट हमारे जब हम डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डिफरेंट आती है। जब हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे फिक्स्ड एसेट्स की भी प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगी, डिफर करेंगी आपकी बैलेंस शीट में। ऐसा ही है ना? अगर मैं स्ट्रेट लाइन को यूज़ करूँगी तो डिफरेंट होगी, अगर मैं डिक्लाइनिंग मेथड को यूज़ करूँगी तो डिफरेंट होगी। ठीक है?
तो यहाँ पर उसने ये मेंशन किया है कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की चॉइस है ये हमारी अपनी कंपनी के ऊपर है। इंटर कंपनी कंपैरिजन्स में बहुत ज़्यादा ये जो है वो हमें मसला क्रिएट कर सकती है कि जब हम 1-2 कंपनीज़ का एनालिसिस कर रहे हों तो अगर उनकी पॉलिसी सेम नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? कंपनीज़ की अपनी चॉइस होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चूज़ करें, डेप्रिसिएशन या जो भी उन्हें चूज़ करना है। उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो हमारे रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। ये आपको पता है कि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा डिफ़र करता है। वो जब डाटा डिफ़र करता है तो हमारी जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उनको हम प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं कर सकते। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन। हमारे डिफरेंट यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये भी आपको पता है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और उसके बाद हमारे पास कस्टमर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट्स कहलाती हैं। ये सारे बेसिकली वो पर्सन्स हैं जिनको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स आपके जो है वो पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो कि सोच रहे हैं कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। वो आपके स्टॉक परचेज कर सकते हैं, आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। हमने उनको डिविडेंड पे करना होता है। आपको ये पता है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी रेशोज़ जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और सबसे ज़रूरी आती है उनके लिए डेट रेशो, जब हम जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ भी कहते हैं। उसके अलावा जो आपकी कवरेज रेशोज़ होती हैं, इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर जो ध्यान है वो उनकी तरफ होता है ताकि उनको पता चल सके कि उनको कितना डिविडेंड रिसीव होगा, उनको उनकी प्रिंसिपल अमाउंट्स वापस मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिटर्स। ये हमारे वो पर्सन्स हैं जो कि हमारे कंपनी में डेट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जिनको जिनको हमने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सेल किए होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी है, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, हमने उसके ऊपर एक जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो ज़रूर पे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि स्पेशलाइज होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग। हर इंडस्ट्री का वो एनालिसिस करते हैं, रूटीनली करते हैं, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, सॉल्वेंसी को चेक करते हैं, ठीक है। वही बात कि आपकी कंपनी का मोस्ट रिसेंट डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स का डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। कम से कम आपने 5 साल का डाटा अपनी जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जो एनुअल रिपोर्ट, उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एनालिसिस भी आते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है एंड रेशियो एनालिसिस है। मैंने आपको ये तीनों एनालिसिस करवाए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को हम जो है कंपैरेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस हमारा कॉमन साइज एनालिसिस भी कहलाता है, एंड रेशियो एनालिसिस बेसिकली डिफरेंट रेशियोज़ हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है अदर यूज़र्स, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं। अगर सबसे पहले मैनेजर्स की बात की जाए तो मैनेजर्स को आपकी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं कि कंपनी की फ़िलहाल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कंपनी को ऑपरेट कैसे करना है, कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैसे जो है वो देखना है, ठीक है। आपकी कंपनी के बारे में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो इन्हीं रेशोज़ के थ्रू होती है, ठीक है। उसके अलावा है सच एनालिसिस शोज़ द इंटर फर्म कंपैरिजन। वही बात, जब आप रेशो एनालिसिस करते हैं तो हम 2 कंपनीज़ को कंपेयर कर सकते हैं या फिर अपनी कंपनी का कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें अपनी कंपनी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स, उसके अलावा बेंचमार्क जो है उनको भी सेट करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे वो पर्सन्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स में से हमने सेलेक्ट किए होते हैं, जो हमारी कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी कंपनी में ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चीज़ हमने बार बार पढ़ी है और जो रेशियो एनालिसिस है उसमें भी हमने देखा कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी इज़ टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमारा मकसद ही क्या है, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना। मतलब हम शुरू से पढ़ते आते हैं प्रॉफिट जनरेट करना, तो प्रॉफिट जनरेट हम क्यों कर रहे हैं? हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करना है हमने, ठीक है। और वेल्थ को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है? शेयर होल्डर्स वेल्थ तब इंक्रीज़ होती है जब कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और मार्केट में उसके शेयर्स की प्राइस जो है वो हाई हो। ओरिजिनली जो पार वैल्यू होती है वो तो कम होती है, जो मार्केट प्राइस है वो कंपनी की परफॉर्मेंस को शो करती है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कितना इंक्रीज़ किया है। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मैंने 10 शेयर परचेज़ किए थे 10-10 रुपए के। अब कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो एक शेयर मुझे 200 का भी मिल सकता है बाहर से, ठीक है।
मैं जब उसको सेल करूँगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये होता है बेसिक पर्पस किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने का, कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को करना होता है इंक्रीज़। तो हमारे जो ओवरऑल मैनेजर्स हैं, वो डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो ओवरऑल हमारे शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर्स हैं, आपकी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है आपका, या फिर जो रेगुलेटर्स होते हैं हमारी कंपनीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले, उन सब के लिए भी रेशियोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। या जो हमारे पास टैक्स डिपार्टमेंट है, वो देखना कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है या फिर नहीं, टैक्स रिटर्न फर्निश किया है या फिर नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कस्टमर्स। कस्टमर्स को भी पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को देखती है, ट्रांजैक्शंस कैसे की जा सकती हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको पूरी कंपनी जो है उनको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। उनकी सैलरीज़ हैं, उनकी वेजेज़ हैं, उसके अलावा उनको लॉन्ग टर्म जो है रिलेशनशिप बनाना है अपनी कंपनी के साथ, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो लिंक्ड होते हैं। ये सारे पर्सन्स हैं जो कि हमें पता है कि किसको किन रेशियोज़ के साथ जो है कंसर्न है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि कंपनी कहीं कभी भी अकेली ऑपरेट नहीं करती, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता है कि कंपनी जो है वो एक तो होता है कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हमारे पास फोर्सेस हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जो कि कंपनी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। कोई भी कंपनी अकेली कभी भी ऑपरेट कर ही नहीं सकती। जितने भी अभी हमने पढ़े पर्सन्स, जहाँ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वही आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। हम जब इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमने अपने बाहर के इन्वायरमेंट्स में देखना होता है कि किस तरह की इन्वायरमेंट और स्ट्रेटजीज चल रही हैं। हमारा इन्वायरमेंट हमें हेल्प करता है कि कंपनी की इकोनॉमिक और इंडस्ट्री सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, ठीक है। जब हम कंपनी का इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, आपको पता है स्वॉट एनालिसिस का, कि हम जब कंपनी का इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि देयर आर सम strengths and some weaknesses within the company, and there are some opportunities and threat outside the company, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस हमें हेल्प करता है अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए। ये हमारे इन्वायरमेंट की स्क्रूटनी करता है कि हमें कौन से फैक्टर्स हमारे लिए जो है वो हमारी स्ट्रेंथ्स बन सकते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें थ्रेट्स दे रहे हैं, या फिर हमारी इंटरनल ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से हम एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम अपना इन्वायरमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं, लेबर को देखते हैं, कैपिटल मार्केट्स को देखते हैं, क्योंकि हम इन सब के साथ मिलकर ऑपरेट करें, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटजीज को देखा जाता है, कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स को देखा जाता है, वीकनेसेस को देखा जाता है, और ये सारा काम आप किसके थ्रू करते हैं? स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास फाइनेंशियल वेरिएबल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास सबसे बड़ा वेरिएबल होता है सेल्स। हमारी मर्ज़ी होती है, हमारा इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है कि एक मंथ में या गिवन पीरियड के अंदर सेल्स कितनी होंगी। जब सेल्स वेरिएबल है तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट्स भी क्या हैं? वेरिएबल है। उस तरह से जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा अपना कंसर्न है कि हम उसको कितनी रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टैक्स रेट है वो भी वेरिएबल है। टैक्स रेट बेसिकली 1 साल के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हमारी कंपनी में डिफरेंट होती रहेगी। जिस तरह से हमारे प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे, उतना ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास वेरिएबल्स आ जाती हैं, एसेट्स यूटिलाइजेशन या बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंपनी में करते हैं, वेरी करते हैं। अब इन सब का एनालिसिस किया जाता है ताकि हम अपनी कंपनी की इंटरनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें या इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी कंपनी की बुक वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है। हम नेक्स्ट जाकर देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, उसको हम कैसे देखते हैं और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो सारा ये लेबर रिलेशंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, टेक्नोलॉजी चेंजेस के लिए हमें हेल्प करता है। उसके बाद एंड रिजल्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का जो है वो कंपनी लेवल पर होता है। 2 फैक्टर्स को हेल्प करता है, कंपनी की सिक्योरिटी वैल्यू, की कैश फ्लो, हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम कितनी है, और दूसरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न
यानी कि प्राइस पर अर्निंग रेशो के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हम अपनी कंपनी के दो मेजर रेशोज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। प्राइस पर अर्निंग भी हमें हेल्प करेगी और कैश फ्लो स्ट्रीम भी हमें हेल्प करेगी कि एक्चुअल में कितना पैसा आता है, वो कैश फ्लो स्ट्रीम बताएगी। प्राइस पर अर्निंग का मतलब ये है कि हमारी अर्निंग्स कितनी है, जो हमारे पास अर्निंग्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स क्या उस अर्निंग्स को अवेल करने के लिए, प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं। तो ये और हमारी कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस होता है, हमारी कंपनी की इंटरनल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम अपनी कंपनी को अपनी ही जैसी दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री की एवरेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम अपना रेंज ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जिसमें सेल्स है, अर्निंग्स है, डिविडेंड्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट लाइन्स है, रेगुलेशंस हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि हम अपनी और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जब इंडस्ट्री एनालिसिस किया जाता है तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को देखते हैं, अपनी कंपनी की करंट पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है इकोनॉमिक कंडीशंस को, बिजनेस साइकिल को देखा जाता है और फिर अब कंपनीज को आपस में कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर उसने इंडस्ट्री एनालिसिस को 3 जो है स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कहता है कि आप क्या करें, एनालाइज़ इंडस्ट्रीज़ टर्म्स इन देयर एज ऑफ लाइफ साइकिल। हम अपनी कंपनी का लाइफ साइकिल चेक करें। आपको पता है कि लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है? आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जहाँ कोई भी कंपनी हो, तो हमारे पास एक होती है डेवलपमेंट स्टेज, जब हम ज़ीरो पर सेल्स कर रहे होते हैं और हमारा सेल्स हो रही होती हैं लेकिन हमारे पास प्रॉफिट्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो है, हम जब डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं तो हम ज़्यादा जो है नुकसान उठा रहे होते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हमारी कंपनी जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट करती है और ये सिर्फ़ ऊपर ही नहीं जाती, समटाइम्स ऐसा होता है कुछ कंपनीज़ डेवलपमेंट, फिर जो है उसकी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसकी मैच्योरिटी पर पहुँचती हैं और फिर उनका डिक्लाइन भी स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये एक जो है लाइफ़ साइकिल है, हर कंपनी का होता है। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी का लाइफ़ साइकिल देखेंगे कि क्या वो डेवलपमेंट स्टेज में है? क्या वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है? क्या वो मैच्योरिटी स्टेज में है या फिर वो डिक्लाइन होने वाली है, ठीक है? तो ये जितनी भी डेवलपमेंट या फिर इंट्रोडक्शन या मैच्योरिटी या डिक्लाइन की स्टेजेज़ हैं, उन सबको हम देखेंगे सबसे पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप हमारे पास होगा, A second step is to assess the position of the industry in relation to business cycle and macroeconomic conditions, कि हमारी कंपनी किस जगह पर फॉल करती है। मैक्रो इकोनॉमिक आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, हम सब जो है वो प्राइस स्टिमुलेशंस को देखते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस को देखते हैं, ठीक है? बिजनेस साइकिल को देखते हैं कि कौन सा हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, हम बूम पर हैं या फिर हम जो है वो डिफ्लेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो लास्ट पे स्टेप हमारे पास आता है, इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। आने वाले 10 या 20 साल में ये इंडस्ट्री जो है वो कितनी ऊपर होगी या फिर हमें जो है इससे नुकसान होगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द रोल ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज। रेगुलेटरी एजेंसीज हमारी कंपनी के लिए जो सेफ्टी लॉज और रूल्स होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है? जिसमें हमारी टैक्सेशन आ जाती है, पे रोल के जो रूल्स हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉज, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब जो ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही होती हैं और हमारी जो क्रिमिनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, ठीक है? रेगुलेटरी एजेंसीज जो है उनके दो फंक्शंस हैं इन गवर्नमेंट, दे इम्प्लीमेंट लॉज और उसके अलावा रेगुलेशंस, वो एक तो इम्प्लीमेंट करती हैं और दूसरे लॉज बनाती हैं, ठीक है? और ये सारे टॉपिक्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ भी एफिलिएटेड होते हैं, हमने गवर्नमेंट को भी जो है वो रूल्स को के साथ कोप अप करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट देनी होती है गर्ल्स, वो मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाई भी थी। उस एनुअल रिपोर्ट में दोनों डेटाज होते हैं अवेलेबल आपके पास, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी। दोनों डाटा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी कंपनी के जो ओवरऑल फैसेट्स हैं, ओवरऑल फैक्ट्स हैं, उन सब का हमें पता हो, ठीक है? तो यहाँ पर उसने बताया है आपको कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होती है, जिसमें हमने अपनी मनी की मेजरमेंट्स की होती हैं, मनी को मेंशन किया होता है। जैसे कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है कि बिजनेस अब कितना
एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है, एक्सपेंसेस कम हैं और हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है। उसके अलावा बैलेंस शीट आपको आपकी कंपनी की लायबिलिटीज़, एसेट्स और ऑनर्स इक्विटी की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। जो सेल्स और परचेज़ की इन्फॉर्मेशन है, जो आपने वाउचर्स वगैरह रखे होते हैं, वो हमारा कस्टमर्स और सप्लायर के साथ रिलेशन एक्सप्लेन कर रही होती हैं। उसके अलावा जो परचेज़ ऑफ एसेट्स है और लायबिलिटीज़, उनकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। वेजेस जो हमने पे की हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। उसके अलावा है बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेडी एंड अप टू डेट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी डिसीजंस अबाउट, जब हमारे पास ये सारा डाटा न्यूमेरिकली या फिर फाइनेंशियली अवेलेबल होता है तो हमें ये सारे डिसीजंस करने में हेल्प करती हैं। वो कौन कौन से डिसीजंस हैं कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, अपना जो न्यू कैपिटल एसेट्स हैं, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको कैसे परचेज किया जा सकता है, हमारे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट है या इक्विटी है। मतलब ये सारा डाटा हमें आने वाले सालों के लिए जो है डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो सारा था हमारे पास फाइनेंशियल डाटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि एनुअल रिपोर्ट आपने देखी थी, उसमें हमने अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, अपनी पॉलिसीज़, अपने रिजल्ट्स, अपने रिस्क्स, किस तरह से हम उनको मैनेज करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़, जो भी हमारी पॉलिसीज़ और जो भी हमारा फिनोमिना है, हमने वो सारा का सारा अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया होता है। उसके बाद कहता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। शेल ये जो केपीआई है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी हमने अपने इंक्लूड करने होते हैं। और जो क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्वांटिटेटिव तो हमारा फाइनेंशियल डाटा है, वो इजीली मिल जाता है। क्वालिटेटिव को इकट्ठा करने के लिए हम एनुअल रिपोर्ट्स और सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स को देखते हैं, ठीक है।